Hello everyone, welcome to our channel ACUET with Education Hotspot, and here in this video we are covering class 12th cartoon based question. We can say कार्टून बेस्ड और द पिक्चर बेस्ड और जो भी यहाँ पे आपको बॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस विद ऑल योर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स सो दैट इस तरीके की और वीडियोस एंड कंटेंट आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे. अब हमें पता है चाहे आप सीयूईटी का एग्जाम दें या 12th बोर्ड का एग्जाम दें तो आपके जो एनसीईआरटी है उसकी एक एक लाइन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. चैप्टर को डिटेल में पढ़ना, चैप्टर की टॉपिक्स पढ़ना, हेडिंग और उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए होते हैं, जो डायग्राम्स दिए हैं, जो पिक्चर्स दिए हैं, जो एक एक सिंगल सिंगल वर्ड यूज किया है उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए होना जरूरी है. सो वी कैन नॉट लीव मतलब एक छोटा सा वर्ड भी आप यहाँ पे छोड़ के नहीं चल सकते हैं. तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वीडियो में द चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की. ग्लोबलाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इसी तरीके से हम फर्दर और भी चैप्टर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. कोई भी कंफ्यूजन है विद रिगार्ड टू द प्रिपरेशन, विद रिगार्ड टू एनी चैप्टर, देन यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स. देखिए यहाँ पे एक इमेज दिया, अब ये इमेज डायरेक्टली देना तो एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, बट इसके कंटेक्स्ट में आपको बिल्कुल क्वेश्चन दे सकता है. दिस इमेज इज व्हाट, ये आप देख रहे हो एक दीवार टाइप दिख रही है और इसमें यहाँ पे ये होल करने की कोशिश की जा रही है. यहाँ पे एक दीवार दिख रही है एंड यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं. तो दिस वॉल इज बर्लिन वॉल. बर्लिन वॉल है ये. क्या बर्लिन वॉल, देखिए फिजिकल वॉल तो है ही ना, दिख रही है ना हमें, कंक्रीट वॉल है. लेकिन यहाँ पे ये जो वॉल है ये क्या शो करती थी, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस शो करती थी. तो ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, ये जो वॉल है ये डिवाइड करती थी ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन को. राइट, एक साइड था ईस्ट बर्लिन जिसको कंट्रोल कर रहा था सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, और दूसरी साइड था वेस्ट बर्लिन जिसको कंट्रोल कर रहे थे आपके यूएस एंड यूके, यूएस यूके एंड फ्रांस. ठीक है, तो जो यूएसएसआर था उसकी आइडियोलॉजी आपको पता है, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रही है. तो एक तरफ जो थी वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी और दूसरी तरफ जो है वो कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी थी. अब ये दोनों आइडियोलॉजी डिफरेंट है. यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल चलेगा, वेलफेयर की बात करोगे यहाँ पे आपको फ्रीडम दी जाएगी फॉर द ट्रेड एंड बिजनेस पर्पस, एंड गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती है इस तरीके की आइडियोलॉजी में. राइट, तो ये चीज शो कर रही थी आपकी क्या आइडियोलॉजीज. कौन सी आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. ईस्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर जहां पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो होती थी, एंड बस वेस्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस यूके फ्रांस जहां पे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो होती थी. अब कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद होंगे, जरूर नहीं याद तो अभी के अभी लिख के इसको याद कर लीजिए. इस दीवार को बनाया गया, दिस इज बिल्ट ऑन अगस्त 13 1961. कुछ फैक्ट है जो हमें याद रखने हैं. अगस्त 13 1961 क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो ईस्ट जर्मन थे वो वेस्ट जर्मन की तरफ मूव कर जाते थे, वो क्रॉस करके ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ जाते थे. एजुकेशन वगैरह सब वहां ईस्ट जर्मनी में ली, बट काम करने के लिए ये कैपिटलिस्ट मॉडल से अट्रैक्ट होकर वेस्ट की तरफ आ जाते थे. तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये एक 155 किलोमीटर लंबी 3.6 मीटर हाइट की ये जो दीवार थी ये बनाई गई. बट लोग इस चीज से बहुत परेशान हो गए थे, सोशलिस्ट लोग वहां पे बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी जॉब, प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था, अर्निंग उतनी स्टैंडिंग नहीं थी जो वेस्ट में यहाँ पे उन्हें डेवलप्ड चीजें देखने को मिल रही थी. तो इस दीवार को बाय द पीपल वहां के लोगों ने गिरा दिया कब, नवंबर 9 1989 को. नवंबर 9 1989 को इस दीवार को गिरा दिया गया. क्लियर, कब बनाया कब गिराया क्या शो करती है ये हमने देखा. क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, ईस्ट की तरफ कौन सी आइडियोलॉजी थी, वेस्ट की तरफ कौन सी आइडियोलॉजी थी, लोग फ्री करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे. तो यहाँ पे देखा कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना. मेजर रीजन क्या था, ईस्ट के लोग वेस्ट में जा रहे हैं, हमारे यहाँ आपने पढ़ाई की, काम करने के लिए यू आर गोइंग टू द वेस्ट जर्मनी. तो ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था इस वजह से इसको यहाँ पे बनाया गया. अब ये जो वॉल है उसको गार्ड करते थे आर्म्ड सोल्जर, भी बना रखे थे. तो काफी टाइम लोगों ने इसमें एस्केप का अटेम्प्ट भी करा था, और कुछ लोग सक्सेस भी हो गए थे इसमें. कुछ लोग बच्चे मतलब इससे ईस्ट से वेस्ट साइड आने में सक्सेसफुल भी यहाँ पे रहे थे. लेकिन यहाँ पे 1989 में इसका फॉल हो गया. 1989 में जो यूएसएसआर को लेकर मिखाइल गोर्बाचेव, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो दो कुछ पॉलिसी लेके आए थे, अभी आगे बताऊंगी मैं, ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका, वो हम आगे पढ़ेंगे. वो जो पॉलिसी लेके आए थे उनके चलते यहाँ पे हमें देखने को मिला ईस्ट जो जर्मन था, ये जो ईस्ट जर्मन आप देख रहे हो, उसमें थोड़ी सी ट्रैवल रिलैक्सेशन जो थी, ट्रैवल जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया था. और जिस वजह से क्राउड ने क्या कर दिया, क्राउड ने इस वॉल को डिमोलिश कर दिया. क्लियर.
और जर्मनी अक्टूबर 3 1990 को ऑफिशियली यूनिफिकेशन हो गया जर्मनी का। अगर आपसे पूछा जाए यूनिफिकेशन, अच्छा कब दीवार बनाई गई उसकी डेट देख ली, कब गिराई गई उसकी डेट देख ली, राइट। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अगर आपसे पूछा जाए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की डेट आपसे पूछी जाए तो वो भी आप मेंशन कर लो। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ऑफिशियली जो हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 3 1990 को। तो ये काफी सारे फैक्ट हमें यहाँ से पता चल गए, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इस चैप्टर में देखिए कोई डायरेक्टली ऐसी कार्टून डायरेक्ट मेंशन नहीं है इस के नीचे जो ये मेंशन है ना, ये डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे, जो मैंने बताया वही चीज है। ये बर्लिन वॉर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट के डिफरेंस को शो करती है। 1961 में बनाई गई, 28 ईयर तक रही, 9 नवंबर 1989 को ये डिमोलिश हो गई। उसके बाद इस चैप्टर में जो बताया गया है ना, साइड में देखिए डायग्राम नहीं है बट बॉक्सेस में ना लीडर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। आपको पता है कि 1991 से पहले यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था, राइट। यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था, लेकिन 1991 के बाद यूएसएसआर जो है वो फॉल हो गया और यूएसएसआर की एक मेजर नेशन, बाकी सारे अलग अलग डिवाइड हो गए, एक मेजर जो था वो रशिया हमें आज की डेट में देखने को मिलता है। तो इसने थोड़ा थोड़ा लीडर्स के बारे में बताया है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे जिक्र किया है, मैं भी आपको सारे दिखाती हूँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिक्र किया गया है व्लादिमीर लेनिन का, जिन्होंने, ये यूएसएसआर के लीडर है बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, राइट। तो लेनिन की अगर बात की जाए तो लेनिन ने रूल करा है 1917, जब से रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी ना 1917 में। तो यहाँ पे 1924 तक इन्होंने रूल करा। तो इन्होंने जो भी सोवियत यूनियन के आपकी जो बोल्शेविक रशियन रिवॉल्यूशन थी उसको इन्होंने लीड भी करा। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, कार्ल मार्क्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव होता है उसका, दैट रिसोर्सेज बिलोंग टू ऑल पीपल, जो रिसोर्सेज है वो सबसे बिलोंग करते हैं। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट रूलर आ गए थे आपके जोसेफ, कौन आ गए थे, जोसेफ स्टालिन, जो कि 1924 से, आप चाहो तो लिख लो इसको एक जगह, थोड़ा सा फैक्ट्स रहेंगे तो इसको ये बॉक्स में दिया हुआ है बट एक जगह सारे नोट डाउन कर लो, कुछ एक्स्ट्रा भी हम यहाँ पे देख लेंगे। जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने एक तरीके से यहाँ पे काम जो करा था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इनकी लीडरशिप भी रही थी, इन सब चीजों के लिए इन्होंने काम करा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो लीडर हमें देखने को मिलते हैं वो है निकिता कुरुशेव। निकिता कुरुशेव, जिनका टाइम पीरियड है 1953 से 1964, राइट। इन्होंने स्टालिन की जो आइडियोलॉजी थी उसको हटाने की बात की, स्टालिन के बेसिस पे इन्होंने काम करने की बात नहीं की, आइडियोलॉजी को हटाया, राइट। इन्होंने देखा कि किस तरीके से जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। क्यूबा में जो यूएसआर मिसाइल प्लेस कर रहा था, हालांकि स्टार्टिंग में इन्होंने रेजिस्टेंस वाली पॉलिसी फॉलो करी बट बाद में इन्होंने वेस्ट के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की, नेगोशिएशन करने की यहाँ पे कोशिश की। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में यूएसआर जो है वो क्या कर रहा था, क्यूबा जो कि यूएसए के पास में एक आइलैंड है वहां पे मिसाइल प्लेस कर रहा था, जिसकी खबर यूएसए को लग गई थी और यूएसए ने बीच में ही उसको रोक दिया था, बट यहाँ पे भी इस न्यूक्लियर वॉर को प्रिवेंट किया गया। फिर उसके बाद जो लीडर आए थे वो थे लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव का टाइम पीरियड जो था 1964 से 1982 तक था। इनके टाइम पे भी सोवियत के इन्फ्लुएंस को जो था वो एक्सपेंड किया गया, लेकिन इनके टाइम पे ये देखा गया कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है, इकोनॉमी में एक स्टैग्नेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर आए वो थे यूरी एंड्रोपोव, जिनका टाइम पीरियड देखिए, इनका नाम शायद यहाँ मेंशन भी नहीं है क्योंकि इनका टाइम पीरियड 1982 तक था, राइट। इन्होंने इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की कोशिश की लेकिन इनकी डेथ हो गई जल्दी, तो यहाँ पे इनकी लीडरशिप खत्म हो गई। उसके बाद जो रूलर है उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, कॉन्स्टेंटिन चेरनेंको, जिनका टाइम पीरियड है 1984 से 85। वीक लीडर थे, पुरानी पॉलिसीज पे को ही मेंटेन करके ये काम कर रहे थे। उसके बाद आए एक और लीडर जिनका नाम है मिकाइल गोर्बाचेव। मिकाइल गोर्बाचेव के टाइम पे यहाँ हमें रिफॉर्म्स भी देखने को मिले और इन्हीं के टाइम पे आगे जाके यहाँ पे क्या हो गया था, 1991 में डिसइंटीग्रेशन भी हो गया था और यूएसएसआर की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई थी। आपसे पूछा जाए यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे लीडर कौन थे, तो द आंसर शुड बी मिकाइल गोर्बाचेव। अब आपको पता है गोर्बाचेव दो पॉलिसी लेके आए थे, एक थी आपकी ग्लासनोस्ट की, ये तो अब तक सबको याद होगा, बिल्कुल मैं मान के चल रही हूँ। ग्लासनोस्ट बात करता है कि ओपननेस रहनी चाहिए, ओपननेस की। दूसरी आपकी इनकी पॉलिसी थी
पेरेस्ट्रॉइका, पेरेस्ट्रॉइका क्या कहता है, रिफॉर्म्स लाने की बात करता है। तो ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस रहनी चाहिए गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, ये बात कर रहे थे मिकाइल गोर्बाचेव। अगर आपसे पूछा जाए ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रॉइका किससे रिलेटेड है, ये गोर्बाचेव से रिलेटेड, ये बात करती है ओपननेस की और ये बात करती है रिफॉर्म्स लाने की। क्लियर? उसके बाद तो रशिया आ गया, 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो जब रशिया आ गया तो यहाँ हमें कौन लीडर देखने को मिले, सबसे पहले 1991 से लेकर 1999 तक हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं बोरिस येल्सिन। कौन देखने को मिलते हैं, बोरिस येल्सिन। 1991 से 1999 तक इन्होंने रूल करा। ये रशिया के पहले प्रेसिडेंट रहे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, क्योंकि 1991 के बाद यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो चुका था, राइट। जब इकोनॉमी पूरी बिल्कुल बुरी कंडीशन में थी तब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लीडरशिप दी। उसके बाद आपके जो लीडर बने थे वो बने थे व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2000 से 2008 तक रहे थे। उसके बाद आगे भी आए हैं, 2000 से 2008 में रहे हैं, बट 8 में फॉर द टाइम बीइंग जो थे यहाँ पे एक लीडर और आए थे, मेडवेडेव, राइट। मेडवेडेव ये 8 से 12 तक आए थे और उसके बाद 2012 से अब तक फिर कौन रूल कर रहा है, पुतिन रूल कर रहे हैं, राइट। पुतिन जो है फिर 2012 से लेके अब तक टिल नाउ पुतिन रूल कर रहे हैं। क्लियर? ये लीडर की लिस्ट बना ली, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। तो यहाँ पे लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन में देखा हमने लेनिन, लेनिन का टाइम पीरियड इन्होंने आपको लाइफ और डेथ का बताया ये, राइट। तो इन्होंने बोल्शेविक जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म करी, रशियन रिवॉल्यूशन को लीड करा 1917 में, हेड थे, फाउंडर थे यूएसएसआर के ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड। जो रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो डिफिकल्ट पीरियड था उस टाइम पे इन्होंने इस चीज को हेड करा था और यहाँ पे मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते थे। मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी किस चीज से रिलेटेड थी, कम्युनिज्म होना चाहिए हर जगह, तो ही वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ कम्युनिज्म। क्लियर? ये सब मैंने इनके बारे में बता दिया। और कोई डायग्राम आप देख सकते हो इस पेज पे, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट लीडर आ जाते हैं यहाँ पे जोसेफ स्टालिन। ये भी मैंने आपको बताया, लेनिन के सक्सेसर थे, लेनिन के आगे ये रूल कर रहे थे। सोवियत यूनियन को इन्होंने यहाँ पे लीड करा जब यहाँ पे कंसोलिडेशन की बात चल रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे चल रहा था, एग्रीकल्चर आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हो। और इसी समय पे सोवियत का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विक्ट्री था उनके लिए भी हम इनको रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं, क्योंकि इसी समय पे आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपन ड्यूरिंग जो था इनके टेन्योर के टाइम पे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिला। क्लियर? तो 1930s के ग्रेट टेरर के लिए भी इन्हें रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के फॉर्म में ये चीज जो था ये अपनी फंक्शनिंग कर रही थी। नेक्स्ट आ गए निकिता क्रुश्चेव। मैंने आपको सारे नाम बता दिए हैं, राइट। आई मेंशन ऑल द नेम टू यू। यहाँ पे निकिता क्रुश्चेव आ गए हैं। ये सोवियत यूनियन के लीडर है 53 टू 64। स्टालिन की लीडरशिप स्टाइल को इन्होंने डिनाउंस किया, इन्होंने उसको फॉलो नहीं करा, कुछ रिफॉर्म ये लेके आए। 1956 में पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात की वेस्ट के साथ, मैंने बताया था शुरुआत में तो ये बात कर रहे थे चीजों की, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वगैरह इन्हीं के टाइम पे हुआ था, लेकिन इन्होंने वेस्ट के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की कि हम थोड़ा सा साथ में नेगोशिएशन करके यहाँ पे वर्क करके चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे डायग्राम की बात करते हैं तो अगेन ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, लीडर का नाम है। यहाँ पे अगले लीडर आ गए हैं लियोनिड ब्रेजनेव, इनका नाम भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर। इन्होंने 64 से 82 तक यहाँ पे रूल करा। आपकी एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम इन्होंने बात की कि सब लोग कलेक्टिवली आके यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश करें। क्लियर? चेकोस्लोवाकिया में जो यहाँ पे एक रिबेलियन हुई थी वो भी इन्होंने सप्रेस करी, उसको भी इन्होंने सप्रेस करने का काम करा। एंड अफगानिस्तान इन्वेजन जो था वो भी इन्हीं के टाइम पे देखने को हमें मिलता है। अगले लीडर आए, बीच में जो दो छोटे छोटे लीडर थे वो यहाँ मेंशन भी नहीं किए गए हैं। आप देखोगे फिर आए थे गोर्बाचेव, सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर, क्योंकि उसके बाद सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था। इन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने की बात करी कि हमारे जो यूएसआर है उसमें इकोनॉमी और पॉलिटी में गड़बड़ चल रही है तो हमें रिफॉर्म लाने हैं, जिसमें इन्होंने बात करी थी किसकी, पेरिस्ट्रॉइका की, यानी कि आप रीस्ट्रक्चर करोगे चीजों को, रिफॉर्म लाओगे, चेंज करोगे एंड ग्लासनोस्ट यानी कि ओपननेस रखोगे, राइट। ओपननेस यहाँ पे आप रखोगे, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। सोवियत ट्रूप को इन्होंने अफगानिस्तान से और ईस्टर्न यूरोप से रिमूव कर लिया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, तो इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल था यूनिफिकेशन में। क्लियर? तो चलिए, इनको ब्लेम भी किया जाता है बाकी कोल्ड वॉर को एंड करा और डिसइंटीग्रेशन जो है वो इन्हीं की वजह से हुआ, बिकॉज इनके टाइम पीरियड में हुआ एंड रिफॉर्म और चेंज लाने की बात यहाँ पे इन्होंने करी। उसके बाद येल्सिन जो थे वो पहले रशिया के प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि रशिया बन चुका है तो ये फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने रशिया के। इन्होंने जो था कम्युनिस्ट पार्टी की पावर जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज करी और इनको क्या करा,
गोर्बाचेव ने इनको क्या बना दिया था, मॉस्को का मेयर बना दिया था। लेटर इन्होंने गोर्बाचेव की पॉलिसीज को ही क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इनके बारे में, येल्सिन के बारे में है। तो येल्सिन, गोर्बाचेव के बाद येल्सिन ने लीड करा। फिर यहाँ पे आता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी की अगर हम बात करें तो ये वर्ड है, ये आप लोग टॉपिक आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा ही होगा। जब आप कंप्लीट चेंज कर देते हो, जब आप, शॉक थेरेपी है क्या, देखिए शॉक थेरेपी एक यहाँ पे शॉक लग रहा है, एक झटका लग रहा है। किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे झटका है, अगेन चेंज इन आइडियोलॉजी की बात है। चेंज इन आइडियोलॉजी की बात है। दो आइडियोलॉजी होती है, एक होती है कैपिटलिज्म और एक होती है सोशलिज्म। तो जब आप सोशलिस्ट इकोनॉमी पे एकदम से सडन, शॉक तब लगता है जब कोई चीज अचानक से हो रही है, स्लोली ग्रेजुअली होती है तो शॉक नहीं लगता है। तो जब सडनली सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ आप मूव कर जाते हो, फ्रॉम द प्लान सोशलिस्ट इकोनॉमी टू मार्केट बेस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देन वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, शॉक थेरेपी बोला जाता है। शॉक थेरेपी में हमें प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलता है, लिबरलाइजेशन देखने को मिलता है, स्टेट का जो रोल है वो हमारा कम होता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि आप मार्केट को फ्रीडम दे रहे हो। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें इंक्रीज देखने को मिलती है जब हम शॉक थेरेपी की बात करते हैं। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शॉक थेरेपी। उसके बाद भी ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, उस समय का मैप यहाँ पे बताया गया है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रशिया डिसइंटीग्रेशन के बाद का ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, जो आपके एक टाइम पे क्या हुआ करते थे, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद इस पेज पे भी कोई डायग्राम या कार्टून देख रहे हो आप, डायरेक्टली कोई कार्टून यहाँ पे डिस्कस हमारे सामने या मेंशन नहीं किया गया है। शॉक थेरेपी का टॉपिक ही आपका एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया गया है, ये आप देख सकते हो। शॉक थेरेपी शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, डन। उसके बाद और देख लेते हैं बॉक्सेस या साइड में कोई डिटेल। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नेशनलिज्म की बात की गई है एंड यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, कई बार हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बना दे। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी होती है, नेशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहाँ पे आप अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को, कल्चर को, राइट, सोवरेनिटी को, ये सबको प्रमोट करके चल रहे हो, अपनी नेशन आइडेंटिटी को, अपनी नेशन की आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करके चल रहे हो, राइट। आप यूनिफिकेशन, यूनिफाई करने की बात कर रहे हो चीजों को, राइट। ये चीजें यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप जो एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पे अपने जो कंट्री है, एक ऐसी आइडियोलॉजी जहाँ पे आप उसके इंटरेस्ट को, कल्चर को और सोवरेनिटी को प्रमोट करके चल रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये एक ऐसा मूवमेंट है जो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर कोई रीजन, कोई एरिया या फिर कोई ग्रुप वो एग्जिस्टिंग स्टेट से अलग हो रहा है, ब्रेक अवे फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट। जैसे आज की डेट में सेपरेटिस्ट लोग होते हैं, सेपरेटिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। वो कहता है कि हमें अलग होना है। रीजनलिज्म है जो कहता है कि हमें अपना अलग स्टेट बनाना है, जैसे कि द डिमांड ऑफ खालिस्तान इज गोइंग ऑन। तो खालिस्तान में यू वांट टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया एंड वांट टू मेक अ सेपरेट नेशन, तो वो सेपरेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाना चाहते हो, राइट, अपनी एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाना चाहते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू टर्म। साइड में दिया हुआ है बट टर्म है। अब एग्जाम में अगर ये पूछ ले होते क्या है, अब हम तो कहेंगे हमने तो एनसीईआरटी में चैप्टर में कहीं पढ़ा ही नहीं है ये। तो दिस इज द थिंग कि ये जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, ये भी हमें इग्नोर करके नहीं चलनी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो कमेंट करके बताएंगे। कोई कंफ्यूजन है देन यहाँ पे आप वो कंफ्यूजन भी अपनी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए एक दो टॉपिक अभी हाँ जो है वो और देख लेते हैं। क्या बचा है, देखिए इसमें तो कुछ नहीं बताया, इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से अफगानिस्तान में इंडिया की जो मूवीज थी वो पायरेटेड मिलती थी, वहां के लोगों को इंडिया के सॉन्ग्स वगैरह आते थे। तो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया एंड यूएसएसआर के बारे में, कि कोल्ड वॉर इरा में इंडिया एंड यूएसएसआर के स्पेशल रिलेशनशिप थे। देखिए इंडिया ने तो क्या करा था, इंडिया ने ना डायरेक्टली यूएसए को सपोर्ट करा था, ना नाटो से सीटो साइन करा था, ना यूएसएसआर को सपोर्ट करा था कोल्ड वॉर में, क्योंकि ना वार्सो पैक्ट साइन करा था। फिर भी हम देखते हैं इंडिया ने तो क्या करा था, सेपरेट नैम क्रिएट करा था कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट साइन करेंगे। लेकिन फिर भी इस इंडिया के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता था कि इंडिया जो है वो रशिया की तरफ मूव है। मतलब इंडिया के एक्शन से ये दिखता था कि इंडिया रशिया की तरफ जो है वो ज्यादा हमें देखने को उसका झुकाव मिलता है। तो बिल्कुल देखने को मिलता है यहाँ पे कि आप देखो इकोनॉमिक फॉर्म में कैसे, कि जो सोवियत यूनियन था वो इंडिया का जो गवर्नमेंट कंपनी थी उनको टाइम टाइम पे हेल्प करता था, असिस्टेंस देता था जब भी उनके लिए चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं। यूएसए तो नहीं आ रहा था ना ये काम करने, तो यूएसआर इंडिया की पब्लिक कंपनी जो इनके इंडिया की सरकार है वहां पे उन्हें हेल्प कर रहा है, उनको एड दे रहा है, उनको टेक्नोलॉजी वाइज हेल्प कर रहा है। स्टील प्लांट में जैसे कि भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम वगैरह में तो मशीनरी वगैरह उनको प्रोवाइड कर रहा है उनकी कंपनीज को। ये चीज है। सोवियत यूनियन ने इंडियन करेंसी को ट्रेड के लिए एक्सेप्ट भी कर लिया था,
तो ये तो आप देख रहे हो कि इंडिया एंड यूएसआर के स्ट्रॉन्ग टाइज को शो कर रहा है। पॉलिटिकल लेवल पे बात करें तो सोवियत यूनियन ने इंडिया की जो पोजीशन थी कश्मीर इशू में, यूनाइटेड नेशन में इंडिया को सपोर्ट करा था। ओनली यूनाइटेड नेशन ने इंडिया को सपोर्ट यहाँ पे करा था, राइट। जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे 1971 वॉर के टाइम पे भी, यहाँ पे तो पॉलिटिकली भी इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखा है यूएसएसआर। मिलिट्री वाइज इंडिया को जो मिलिट्री के बहुत सारे इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर है। देखिए इवन मैं अगर न्यूक्लियर लेवल पे भी बात करूं, मिलिट्री के तो मिलते ही हैं, न्यूक्लियर पे जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल होता है ना, वो भी अभी तो हमने खुद का भी क्रिएट कर लिया था, जीएसएलवी पीएसएलवी, वो भी हमें यूएसआर हेल्प करता था, हम उससे लेते थे वो चीजें। तो मिलिट्री के हार्डवेयर भी वो आपको प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से आपकी मिलिट्री वेल इक्विप्ड जो हो पा रही थी, वो भी यूएसएसआर की वजह से हो पा रही थी। तो ये भी शो करता है आप यूएसए के कंपैरिजन में यूएसआर के टुवर्ड्स ज्यादा टिल्ट हो और वहां से आपकी चीजें ज्यादा बन रही हैं। कल्चर की बात करें तो हिंदी फिल्म्स और इंडियन कल्चर जो है वो सोवियत यूनियन में काफी ज्यादा पॉपुलर था। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट है, मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज, पॉलिटी वाइज, कल्चर वाइज, जो ये शो करता है कि इंडिया का जो झुकाव है वो टुवर्ड्स द यूएसएसआर ज्यादा था, राइट। तो मल्टी डायमेंशनल रिलेशन थी इंडिया एंड यूएसएसआर की, दिस यू कैन मेंशन, ये सच इंपॉर्टेंट है। ट्वेल्थ के बोर्ड परस्पेक्टिव से ज्यादा अगर आपके 4 6 नंबर में पूछे तो इसको अच्छे से करके चलना है। देखिए यहाँ पे ये चीज भी मेंशन है, मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट हैव बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया एंड रशिया ने 1970s के टाइम पे फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करी थी 1971 के टाइम पे, और इतने सारे इनके बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जो 2001 में इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हमें देखने को मिला उसके चलते। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने आंसर में कोट कर सकते हो। डायग्राम अगेन अभी भी कोई यहाँ नहीं है, ये आप देख सकते हो। एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है एंड वी डोंट हैव अ प्रॉपर डायग्राम हियर। आप चाहो तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आप में। तो दिस इज द थिंग, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।